वीरानगढ़ पर बिन मौसम घने काले बादल मंडराने लगे थे। बिजलियां कड़कने लगी थी, तेज हवाएं चलने लगी थी, जैसे मानो आंधी आने वाली हो। मोतीबाई अपनी खिड़की से इन बादलों को देखकर घबरा गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोई साधारण बादल नहीं थे। चिंतित होकर उन्होंने मन ही मन कहा, ये विष बादल इस वक्त गांव में दिखना ठीक ना से, अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली से। मोतीबाई ने अपने बेटे सरपंच काका को पुकारा, चंदू, अरे चंदू सुन, इसी वक्त सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने बुला ले, अन्य मारे को गांव रे बीचों बीच ले चल। जी विष बादल ते लोका ने सावधान करना जरूरी से। ये कहकर मोतीबाई अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगी। अपनी मां को इस हालत में बिस्तर से उतरते देख सरपंच काका दौड़ते हुए आए और उन्हें उतरने से रोकने लगे। सरपंच काका ने मोतीबाई से कहा, इस हालत में क्यों बिस्तर से उतर रही हो मां? साधारण से काले बादल ही तो हैं, शायद बारिश होने वाली है और इस गांव में बारिश की बहुत सख्त जरूरत भी है, इसमें इतनी बेचैन क्यों हो रही हो आप? सरपंच काका की बात सुनकर मोतीबाई ने कहा, तू ना जाने से चंदू, ये साधारण बादल ना से, मैं जानू सू, ये बादल सारे के सारे गांव, शहर, राज्य ने एक साथ तबाह करने वास्ते मैली विद्या से प्रकट किए जावे से। ये बादल पानी की जगह एसिड जैसा विष बरसावे से। बाईसा ने जो विद्या आती थी, लेकिन उसका कभी उपयोग ना किया। ना जाने किसने इस मैली विद्या रो प्रयोग इस गांव पर किया से। मोतीबाई की ये बात सुनकर सरपंच काका घबरा गए। सरपंच काका ने तुरंत मोहन को बुलाकर उससे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को बुलाने भेजा और खुद थाली और बेलन लेकर ढिंडोरा पीटते हुए गांव में निकले और लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया। जो लोग घरों से बाहर थे, उन्हें तुरंत घर में जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कुछ लोगों को खेत में भेजा और खेत में काम करने वाले लोगों तक संदेश पहुंचवाया। मोहन दौड़ते हुए नील भवन गया और वहां जाकर जोरों से सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को पुकारने लगा, सिद्धार्थ भैया, बूढ़े बाबा, जल्दी आइए, गांव पर फिर से एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। दादी सा और पिताजी ने आपको तुरंत ही बुलाया है। मोहन की अचानक से आवाज सुनकर सिद्धार्थ और गौरी, जो एक दूसरे के आगोश में खो गए थे, उससे बाहर निकले। बूढ़े बाबा भी तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मोहन के पास गए। सिद्धार्थ और गौरी भी अपने कपड़े ठीक करके नीचे मोहन के पास दौड़कर पहुंचे। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ मोहन से कुछ पूछने जाए, उससे पहले मोहन ने कहा, पता नहीं दादी सा को इस गांव पर आने वाले संकट की भनक लग गई है और उन्होंने तुरंत ही आप सबको बुलाया है। पिताजी भी गांव में सभी लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करने गए हैं। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मोहन की बात सुनकर तीनों उसके साथ तुरंत ही बिना देरी किए मोतीबाई को मिलने चले गए। रास्ते में तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ पौधे तेज हवाओं के कारण जोरों से हिल रहे थे। पेड़ों से पत्ते, छोटी टहनियां टूटकर हवा में उड़े जा रही थी। आसमान में काले बादल जोरों से गरज रहे थे। वातावरण एकदम भयावह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही समय में आंधी शुरू होने वाली थी। गांव में लोग चारों तरफ से अपने घर की ओर दौड़े चले आ रहे थे। गांव के जानवर अचानक से बदले मौसम के कारण अस्वस्थ होने लगे थे और किसी अनिष्ट के सूचक रूप चिंघाड़ रहे थे। लोग घर पहुंचकर अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर रहे थे। बाहर सुखाने रखे हुए कपड़े तेज हवा के कारण उड़ गए थे। धूल, मिट्टी, सूखे पत्ते, छोटी टहनियां पूरे गांव में तेज हवा के कारण उड़कर लोगों के घर आंगन में फैल रहे थे। इतनी खराब मौसम में भी मोहन के साथ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा जैसे तैसे मोतीबाई के पास पहुंचे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को देखकर मोतीबाई ने उन तीनों से विष बादल के बारे में बताया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, इस विष बादल के बारे में तो मैंने मंत्र तंत्र की किताबों में पढ़ा है, लेकिन देखा कभी नहीं, और इतिहास में कोई ऐसी घटना हुई हो ऐसा कभी सुना भी नहीं। तब मोतीबाई ने कहा, मैं जानती हूं कि इतिहास में इसका प्रयोग कभी किसी ने किया ना से, कारण इन बादलों को मैली विद्या से रचने के लिए 70 सालों की तंत्र साधना करनी पड़े से। इतना धीरज किसमें होवे से? ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन ये बादल कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि विष बादल ही है। ऐसा आप पूरे यकीन से कैसे कह सकती हैं? तब मोतीबाई ने सिद्धार्थ को बादलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब प्राकृतिक तरीके से काले बादल छावे से, तब आसमान में सैकड़ों बादल छा जावे से, लेकिन ये विष बादल एक ही होवे से, बहुत बड़ा, और उसके बीचों बीच एक छोटा सा सुराख होवे से, और उस तरफ से
थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे से। ये सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही मोतीबाई के घर के बाहर निकला, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे आसमान में एक बड़ा बादल दिखाई दिया जिसके इर्द गिर्द से बिजलियां चमक रही थी और उसके बीचों बीच जैसा मोतीबाई ने कहा था वैसा ही एक सुराग भी था। सिद्धार्थ ये दिखकर चौंक गया और सोचने लगा, इस गांव ने किसी का इतना क्या बिगाड़ दिया था कि इसकी सजा में एक दिन का भी सुकून इस गांव के नसीब में नहीं लिखा था। घर के अंदर आया और मोतीबाई से पूछा, ये बादल कब बरसेंगे? मोतीबाई ने इसका उत्तर दिया कि मंत्र तंत्र की किताब में तो ऐसा लिखा से कि बादल छाने के 2 प्रहर मां नहीं बरसा तो 8 प्रहर माणा बरसे जे बादल तो 12-14 प्रहर मां जरूर बरसेगा। ये बादल बरसने में जितना देर लगाएगा उतना ही प्रचंड वेग से बरसेगा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ये जब बरसेंगे तब सारा गांव नष्ट हो जाएगा। गौरी ने कहा, हमने इतने समय में भूत प्रेत पिशाच राक्षस दानव यहां तक कि शैतान का भी सामना किया है और उन्हें अपनी बहादुरी से हराया भी है, लेकिन इस प्रकृति का सामना कैसे करें? कुछ समय पहले जब गांव में बेहद गर्मी बढ़ रही थी तब हमें पता था कि इस दरवाजे की गुत्थी सुलझते ही गर्मी का कहर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई दरवाजा हवेली में खुला भी नहीं है, तो हम इस संकट का निवारण करेंगे भी तो कैसे? इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, प्रकृति के सामने कोई नहीं रह सकता, लेकिन अप्राकृतिक ढंग से प्रकृति से छेड़छाड़ करके मैली विद्या से उत्पन्न इस विष बादल का अंत करने का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा, है ना मोतीबाई? मोतीबाई ने सिद्धार्थ से कहा, हाँ, इसका अंत करने का तरीका से, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलवाया से, इसका एक ही उपाय से, लेकिन असंभव सा उपाय से। जिस किसी ने इसका आह्वान किया से उसरा सर काट कर विष बादल के बीच बने उस सुराग रे अंदर उस पार डाल दिया जाए तो ये विष बादल नष्ट हो जासे। ये सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उस व्यक्ति को ढूंढना और ढूंढकर उसका सर काटने तक तो ठीक था, लेकिन आसमान में इतने ऊपर उड़ रहे बादल के बीचों बीच बने उस सुराग के भीतर उसे डाला कैसे जाए? ये सोच सोचकर सिद्धार्थ परेशान हुआ जा रहा था। इतने में सरपंच काका पूरी मिट्टी से ढके हुए घर लौटे। घर आते ही उन्होंने कहा, गांव के सारे लोग अपने घर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर ये बादल एसिड बरसाएगा तो खेत का क्या होगा भगवान ही जाने। बूढ़े बाबा ने कहा, हर बार हर मुसीबत से हम बचते आए हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, तो आज हम इस मुसीबत से भी जरूर बचेंगे। ये हम तीनों का वादा है। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपना हाथ आगे किया और उनके हाथ पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ रख दिया और सिद्धार्थ के हाथ पर गौरी ने। तीनों बिना समय नष्ट किए एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने लगे, जैसे कि 70 साल लंबी तंत्र साधना कौन कर सकता था, वीरानगढ़ के दुश्मन में ये कौन कर सकता था, और वो जो कोई भी था वो ये मैली विद्या कहां रहकर कर रहा था। ये सब विचार विमर्श करने के बाद तीनों एक बात पर सहमत हुए, मैली विद्या किसी एक ही स्थान पर किए जाने पर सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए यह साधना करने वाले ने कोई ऐसा स्थान चुना होगा जहां किसी का आना जाना ना हो, ताकि बिना कोई बाधा के 70 साल तक वो साधना निर्विघ्न चलती रहे। और ऐसा कोई एक ही स्थान हो सकता था। और तीनों ने एक साथ कहा, मायावी जंगल। लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो चलकर जाए और उसे तलाशें, क्योंकि विष बादल किसी भी समय बरस सकते थे। इसलिए उनके पास अब एक ही रास्ता बच गया था, वो था अनंग पिशाच। सिद्धार्थ ने एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके अनंग पिशाच को याद किया। कुछ ही देर में अनंग पिशाच काले विष बादलों से घिरे हुए आसमान में उड़ता हुआ आया और इनके सामने हाजिर हो गया। सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच से उसकी तपस्या में फिर से बाधा पहुंचाने के लिए माफी मांगी और उसे गांव की नई संकट के बारे में बताया। अनंग पिशाच ने कहा, इस गांव के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी उसे अर्पण कर दूंगा। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे लज्जित न करें। आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। अनंग पिशाच की ये बात सुनकर सब राजी हुए। तब सिद्धार्थ ने उससे कहा कि उन्हें उसकी पीठ पर बैठकर उस मायावी जंगल में जाना था। अनंग पिशाच ने तुरंत ही अपना कद बढ़ाया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा उसकी पीठ पर सवार हुए। अनंग पिशाच उड़ान भरने ही वाला था कि मोहन ने तीनों को काले चश्मे दिए। तीनों ने मोहन की दूरदृष्टि के लिए उसे सराहा और अब अनंग पिशाच ने आसमान में उड़ान भरी और पवन की गति से उड़ता हुआ मायावी जंगल की ओर रवाना हुआ। काले विष बादल से सारा गांव ढक चुका था।
दिन दहाड़े ही गांव में ऐसा अंधेरा छा गया था कि ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो गई हो। बिजलियां और भी जोरों से कड़कने लगी थी। तेज हवा के कारण अब धूल मिट्टी की आंधी उठने लगी थी। अनंग पिशाच अपनी पीठ पर तीनों को लिए किसी तरह मायावी जंगल की ओर उड़ा चला जा रहा था। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने अपनी आंखों को धूल मिट्टी से बचाने के लिए मोहन द्वारा दिए गए काले चश्मे अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। अचानक धूल और मिट्टी की आंधी के बीच तेज हवा के कारण गांव में एक बड़े से बवंडर का निर्माण हो गया। वो बवंडर इतना विशाल था कि उसके आसपास रही हुई सारी चीजें उसके अंदर खींची चली जा रही थी। जानवरों को खिलाने के लिए रखी हुई घास, घड़े, बर्तन वगैरह जो कुछ भी बाहर था सब उस बवंडर के अंदर खींचा चला गया। यहाँ तक कि छोटे मोटे पौधे भी उखड़ उखड़ कर बवंडर के अंदर खींचे चले गए थे। उस बवंडर का खिंचाव इतना ज्यादा था कि अनंग पिशाच भी बड़ी मुश्किल से खुद का संतुलन बनाए रख पा रहा था। गौरी और बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया था और सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच के कंधों को कस के पकड़ रखा था। उस बवंडर की वजह से अनंग पिशाच की गति अवरुद्ध हो रही थी। ये चाहकर भी वो तेजी से मायावी जंगल की तरफ नहीं जा पा रहा था। तब अनंग पिशाच ने सिद्धार्थ से कहा, मेरी शक्ति इस भयंकर बवंडर के सामने कमजोर पड़ रही है। हमें इससे बचने के लिए और कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ ही पल में हम भी इस बवंडर के शिकार हो जाएंगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करके वो सामने बड़े पेड़ को कस के पकड़ लिया जाए। एक पेड़ से दूसरे पेड़ किसी तरह छलांग लगाकर उस बवंडर की खिंचाव शक्ति से दूर किया जाए। बूढ़े बाबा की इस तरकीब को अपनाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अनंग पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर किसी तरह सामने एक बड़े पेड़ की तरफ पहुंचा और वहां पहुंचते ही उस पेड़ को कस के पकड़ लिया। अनंग पिशाच ने अपना एक हाथ लंबा करके आगे दूसरे पेड़ को पकड़ लिया और खुद को खींचते हुए उस दूसरे पेड़ पर जा पहुंचा। इस तरह वो अपने हाथ लंबे कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ को पकड़ते हुए उस बवंडर से दूर जाता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि वो उस बवंडर के खिंचाव शक्ति से दूर पहुंच गया था, तब उसने फिर से उड़ान भरी और उस मायावी जंगल की तरफ आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में उन चारों ने मायावी जंगल में प्रवेश किया। उस मायावी जंगल में आंधी का प्रभाव थोड़ा कम था। जंगल में थोड़ा आगे जाते ही बूढ़े बाबा ने कहा, हमें जंगल की गहराइयों में जाना होगा, उस गुफा से भी आगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। सिद्धार्थ उनकी बात से सहमत था। तब बूढ़े बाबा ने कहा, उस गुफा के आगे मैं भी आज तक कभी नहीं गया। पता नहीं जंगल की उन गहराइयों में हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। आज तक वहां जो कोई भी गया है कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। सिद्धार्थ के बताए हुए मार्ग से अनंग पिशाच उस दिशा में आगे उड़ता गया। कुछ ही देर में उन्होंने बूढ़े बाबा के उस मायावी गुफा को भी पार कर लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे विशाल घने पेड़ आते गए। कुछ ही देर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने जंगल के उस हिस्से में प्रवेश किया जहां पेड़ इतने विशाल थे कि उन पेड़ों के सामने वे चींटी के समान छोटे दिख रहे थे। वे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता था। वहां पर जाकर अनंग पिशाच ने अपनी गति धीमी कर दी। धीरे धीरे वे चारों आगे बढ़ते गए। आज से पहले वहां कोई भी नहीं गया था। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या था, इसलिए चारों सतर्क होकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। अनंग पिशाच को अचानक नीचे जमीन पर कुछ हिलता हुआ नजर आया। उसने नीचे देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। वो थोड़े ही आगे बढ़े थे कि अचानक नीचे जमीन से एक विशाल मकड़ी ने उन पर हमला किया और चारों को दबोच लिया। क्या उस विशाल मकड़ी से चारों बच पाएंगे या बन जाएंगे उस मकड़ी का आहार? क्या समय रहते वो ढूंढ पाएंगे उस व्यक्ति को जिसने वीरानगढ़ पर विष बादल भेजे थे? कौन था वो व्यक्ति और क्या दुश्मनी थी उसकी वीरानगढ़ से? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।